नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त दुनिया की नजर यूक्रेन में लगी हुई है, जहां पे रूस ने हमला कर दिया है। रूस की सेना कीव तक पहुंच रही, जो यूक्रेन की राजधानी है। दुनिया की नजर इस बात पे भी लगी हुई है कि अमेरिका क्या करेगा, नाटो कंट्रीज क्या करेंगे, यूरोपियन कंट्रीज क्या करेंगे, और क्या रूस को इसी तरीके से यूक्रेन को बर्बाद होने देंगे या कुछ कदम भी उठाएंगे। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल और भी है, क्या इस हमले ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक वर्ल्ड ऑर्डर बना था, जो एक सहमति बनी थी कि कुछ भी हो जाए हम किसी दूसरे देश की सीमा को नहीं लांघेंगे, उस पर हमला नहीं करेंगे, अगर कोई दिक्कत पैदा होती है तो उसको हम आपस में बैठ कर सुलझाने की कोशिश करेंगे। हालांकि 1945 के बाद ऐसे कई एग्जाम्पल भी हैं जब इस सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है। लेकिन ये अपने आप एक अलहदा सवाल अब खड़ा हो गया है, क्योंकि रूस ने बिना किसी कारण के जिस तरीके से यूक्रेन पर हमला किया है और यूक्रेन की सरकार को गिराने पर आमादा है। हालांकि जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो रूस की तरफ से कहा गया है कि मिन्स्क, जो बेलारूस की राजधानी है, वहां पर यूक्रेन के साथ बातचीत की बात कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। मुझे लगता है हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान हैं उनसे बेहतर कम से कम हिंदुस्तान में विदेश नीति की समझ और अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स की जानकारी बहुत कम लोगों के हैं। हमारे साथ पूर्व विदेश सचिव श्याम शरण जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम। सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि दरअसल रूस ने ये किया क्यों, क्योंकि मेरे जैसे लोगों को लगता है कि एक तरीके का पागलपन है। आपको क्या लगता है और क्यों किया, इसके पीछे कारण क्या आप समझते हैं? मैं नहीं समझता हूं कि ये पागलपन है, क्योंकि ये याद रखना चाहिए कि पुतिन करीब 20 साल से ऊपर रूस के ऊपर प्रशासन चला रहे हैं। तो कोई अगर पागल आदमी होगा तो शायद ये उसकी रिकॉर्ड नहीं होगी। जी जी। इसके जो उन्होंने किया है, देखिए इसकी कोई एक बैकग्राउंड है। वो बैकग्राउंड ये है कि जब 1991 में जब कोल्ड वॉर की समाप्ति हुई जी। तो उस समय जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ और जर्मनी की यूनिफिकेशन हुई, तो उस समय जर्मन जो चांसलर थे कोल, और साथ साथ वो जेम्स बेकर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे अमेरिका के, उन्होंने गोर्बाचोव को ये आश्वासन दिया था कि अगर आप सहमति दे देंगे कि जर्मनी की यूनिफिकेशन हो और जो यूनाइटेड जर्मनी है वो नेटो में आ जाए, तो हमारा कोई ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होगा। जो नए जो कंट्रीज जो वार्सो पैक्ट से बाहर निकल के आए, जैसे हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, ये सब जो देश थे, कि ये नेटो का कोई एक्सपेंशन नहीं होगा रूस की जो बाउंड्रीज हैं उसके बाद। लेकिन ये जो आश्वासन दिया गया था उस पर कोई अमल नहीं हुआ, जैसा आप जानते हैं। और इसकी वजह ये थी कि अमेरिका में और वेस्टर्न यूरोप में ये एक धारणा हो गई थी कि भाई रूस अब तो सुपर पावर नहीं है। आपने सुना होगा ओबामा ने कहा कि ये तो रीजनल पावर है जी। even more derisive was the comment कि भाई this is a petrol pump which is masquerading as a state। मतलब कि अगर उनके पास अगर ये तेल पदार्थ वगैरह की अगर साधन नहीं होंगे तो शायद ये एक वायबल स्टेट नहीं हो पाएगा। तो ये काफी सालों से एक ये इस तरह की एक रिजेंटमेंट बिल्डअप हुई है जी, कि एक तो आपने जो आश्वासन दिया था उस पे आपने अमल नहीं किया, दूसरा आपने हमें बहुत ही घटिया जैसे देश हो उस तरह के एक इमेज हमारी बना। तो ये पुतिन हमेशा कहते हैं कि द बिगेस्ट डिजास्टर इन द लास्ट सेंचुरी वाज द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन। यस। हाँ, तो ये नहीं कह रहे हैं कि वो सोवियत यूनियन को फिर से लागू करना चाहिए, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि हमारी जो सिक्योरिटी है और रूस की जो एक ग्रेट पावर की जो स्टेटस है
ये दोनों को रिस्टोर करना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो ये जो अट्रिशन प्रोसेस है ये आगे बढ़ता जाएगा। तो ये जो बैकग्राउंड है ये समझना जरूरी है। इनकी ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव मैं सोचता हूं ये है कि एक तो यूक्रेन में जो भी अगर नेटो का एक्सपेंशन अगर उन्होंने सोचा था तो ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए, और दूसरी चीज एक फ्रेंडली गवर्नमेंट होना चाहिए ये कीव में। ये it is equal something like Pakistan saying that there has to be a friendly government in Kabul. yes even if it is an independent sovereign state, लेकिन वहां पे जो सरकार है वो सरकार हॉस्टाइल नहीं होनी चाहिए, वो प्रो इंडियन नहीं होनी चाहिए। So it is the same kind of mentality in my view। और अगर उन्होंने कहा है डीनाजिफिकेशन, अब नाजिफिकेशन क्या हुई है यूक्रेन में, लेकिन ये है कि ये जो सरकार है वो प्रो रशियन नहीं है। तो ये वो चाहते हैं गारंटी कि एक तो इसकी मिलिटराइजेशन नहीं होनी चाहिए, नेटो में प्रवेश करने का कोई सवाल ही नहीं उठना चाहिए, और दूसरी जो भी डिस्पेंसेशन हो यहाँ पे सरकार हो वो एंटी रशियन नहीं होनी चाहिए। इसके बिना वो सहमति नहीं कर पाएंगे। बट ये जो वर्ल्ड ऑर्डर बना था 1945 के बाद से, जिसमें ये बार बार कहा गया था कि हर देश एक इंडिपेंडेंट देश है, उसकी एक सॉवरेंटी है, उसको वायलेट नहीं किया जाना चाहिए। तो अगर यूक्रेन अगर नाटो के साथ जाना चाहता है तो रूस कैसे ये तय करेगा कि यूक्रेन को ये करना है, या यूक्रेन की सरकार हमारी पसंद की सरकार होनी चाहिए? आप सही बात कर रहे हैं, सिद्धांत के रूप में तो ये तो ठीक है, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर आप रिकॉर्ड देखिए तो दिस प्रिंसिपल हैज बीन वायलेटेड मेनी टाइम्स। और ये नहीं है कि वायलेशन केवल रूस की तरफ से हुई है, ये वायलेशन तो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से शायद ज्यादा हुई होगी। तो प्रिंसिपल ठीक है, लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि ये प्रिंसिपल सबको ये बहुत ही कमिटमेंट के साथ इसको ऑब्जर्व कर रहे थे। नहीं, ये बात नहीं है। जहां पे नेशनल इंटरेस्ट ये वायलेट नहीं हो रहा है वहां पे प्रिंसिपल रखिएगा, लेकिन जहां पे नेशनल इंटरेस्ट इतना ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है तो वहां पे प्रिंसिपल को कभी कभी अलग भी रख देना होता है। तो इस केस में अगर रूस के तरफ से अगर आप देखें, उनके दृष्टिकोण से देखें, तो नेशनल इंटरेस्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके लिए। प्रिंसिपल ठीक है, उन्होंने माना भी है कि ये इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन कभी शायद पास्ट में इंडिपेंडेंट कंट्री भी नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पे द मेन इशू इज वन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो आप कह रहे हैं कि सिद्धांत को फॉलो करते हैं लोग, लेकिन देखिए चीन ने क्या किया है साउथ चाइना सी, वहां पे भी तो यही है ना कि प्रिंसिपल जो है उसको आपने ऑब्जर्व नहीं किया। हालांकि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने अपना एक जजमेंट भी दिया कि ये जो आपकी क्लेम है वो बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मानता नहीं हूं। तो प्रिंसिपल हाँ बहुत महत्वपूर्ण है, उसको ज्यादा से ज्यादा उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, लेकिन आप ये भी रिकॉर्ड देखेंगे कि ग्रेट पावर्स पर्टिकुलर ये प्रिंसिपल को मोर इन द ब्रीच रादर देन इन द ऑब्जर्वर्स। तो हालांकि ये मैं नहीं कह रहा हूं कि देयर इज अ जस्टिफिकेशन, जो रूस ने किया है बहुत ही गलत किया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जस्टिफिकेशन है, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, और एक तरह से थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि जो हमने आपको बताया जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि देयर हैज बीन रिपीटेड वायलेशन ऑफ अश्योरेंसेस, सॉलम अश्योरेंसेस गिवन टू रशिया। अब चूंकि जो रूस की सेना है वो कीव तक पहुंच रही है, तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? यूक्रेन पे कब्जा करना, या इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि वहां पे यूक्रेन को सबक सिखाना? क्योंकि अगर मान लीजिए कल जो मौजूदा सरकार है अगर वो गिर भी जाती है, यूक्रेन की कोई नई सरकार आती है, तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि वो रूस के कदमों पे ही चले या रूस के कहने पे चले? तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा?
अब काफी सालों से उन्होंने यूक्रेन के अंदर काफी प्रो रशियन जो एलिमेंट्स हैं उनको नर्स करके रखा है जी। तो ये यूक्रेन में भी आपको जानकारी दे दूं कि जो वेस्टर्न पार्ट है यूक्रेन का, उसकी जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो थोड़ा अलग है ईस्टर्न पार्ट में ज्यादातर रशियन एथनिक ओरिजिन के लोग हैं, इसीलिए वो डॉनबास में वो जो क्राइसिस हुई थी वो इसलिए हुई थी। तो उनको ये एक सर्टेनिटी है कि प्रो रशियन एलिमेंट्स को एक नई सरकार बनाने की एक अवसर मिल सकता है, और वो जो सरकार बनेगी वो गारंटी देगी कि नेटो में नहीं जाएगा यूक्रेन, या जो एंटी रशियन पॉलिसी है वो नहीं लागू करेंगे। तो ये रेजिम चेंज इज वेरी मच एन ऑब्जेक्टिव। तो मैं हो सकता है कि शायद मेरी परसेप्शन गलत हो, लेकिन मैं सोचता हूं कि ये मिलिट्री जो एक्शन है इसका ये नहीं ऑब्जेक्टिव है कि यूक्रेन को हड़प जाए, जी जी, उसको रूस का एक पार्ट बना दें। देखिए कि उन्होंने जो कार्रवाई की है जो डॉनबास में, उन्होंने डॉनबास को रूस के अंदर नहीं लिया है, हालांकि वो रशियन स्पीकिंग एनक्लेव है लेकिन उन्होंने उसको इंडिपेंडेंट स्टेट मांगना है। तो इससे मुझे लगता है कि ऑक्यूपेशन एंड the swallowing up of Ukraine is probably not the objective. The objective is political. One is a direct objective कि यूक्रेन में हमारे अगेंस्ट ये मिलिट्री थ्रेट नहीं होनी चाहिए। तो एक तो उसको हुआ कि नेटो में नहीं जाना है आपको, और दूसरा है कि आप एंटी रशियन कोई रेजिम वहां पे नहीं होगी। इसके साथ साथ एक और ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव ये है कि कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद जो एक प्रोसेस रहा है ऑफ रशिया बिकमिंग लेस एंड लेस इन्फ्लुएंशियल, और उसकी जो इंटरेस्ट है उस पर ज्यादा प्रेशर पड़ता जा रहा है, तो वो चाहते हैं कि एक नया ऑर्डर होना चाहिए यूरोप में, जिस ऑर्डर में रूस का जो एक प्रोमिनेंट स्टेटस है, इन्फ्लुएंशियल स्टेटस है, उसको रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। मतलब कि आप जो हमको डिसमिस कर रहे हैं कि आप रीजनल पावर हैं, देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको कि किस तरह का मैं पावर, और आप अगर हमारे साथ इंटरफियर कीजिएगा तो आपको मैं सबक सिखाऊंगा। तो एक मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बिल्कुल स्पेंड पावर हूं, मैं नहीं हूं, मैं आपके लिए एक बड़ा थ्रेट भी हो सकता हूं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि ये यूक्रेन का जो कार्रवाई हो रही है, ये इसके बाद एक नया यूरोपियन ऑर्डर होना चाहिए, नया हेलसिंकी अकॉर्ड होना चाहिए, जिसमें कि हमारा जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है और आपका भी जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, वो दोनों को ध्यान में रखना होगा। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है। बिल्कुल। लेकिन आज की तारीख में जो रूस की जो इकोनॉमी है, उसकी जो साइज है, बल्कि उसकी साइज से ज्यादा बड़ी तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी की साइज है उस लिहाज से, तो क्या रूस इस वॉर को लंबे समय तक इकोनॉमिकली अफोर्ड कर सकता है? दूसरा, जो सैंक्शंस उसके खिलाफ लग रहे हैं, क्या वो रूस के लिए ज्यादा महंगा सौदा नहीं साबित हो सकता है? देखिए, शॉर्ट टर्म में इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा कि ये जो सैंक्शंस जो उन्होंने लगाए, लागू किए हैं, इस जो अभी जो कार्रवाई हो रही है यूक्रेन में, उस पे असर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, जो आप कह रहे हैं कि लॉन्गर टर्म में क्या होगा, वो दूसरा मुद्दा है। लेकिन उसमें ये देखिए कि इन्होंने जो सैंक्शंस लागू किए हैं, ये दिलचस्पी की ये बात है कि जो ऑयल और गैस का सेल है उस पर पाबंदी नहीं लगी है। गैस इज स्टिल फ्लोइंग इनटू वेस्टर्न यूरोप फ्रॉम रशिया थ्रू यूक्रेन, उसमें कोई ये डिसरप्शन नहीं हुआ। दूसरी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो नॉर्ड 2 पाइपलाइन जो बन चुकी है रशिया से डायरेक्टली जर्मनी में। जर्मनी ने क्या कहा है? जर्मनी ने कहा है कि द सर्टिफिकेशन इज सस्पेंडेड।
मतलब कि वो उन्होंने खारिज नहीं कर दिया है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये अब लागू नहीं होगा। वो उन्होंने ये कहा है कि उस पे एक पॉज हो गया है। तो फ्रॉम दी साइड ऑफ वेस्टर्न यूरोप भी थोड़ी बहुत रिस्ट्रेंट है। स्विफ्ट जो पेमेंट सिस्टम है उस पे भी कम से कम कुछ जो महत्वपूर्ण यूरोपियन देश हैं वो नहीं चाहते हैं कि रूस को उससे बाहर निकाला जाए, क्योंकि फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा है वेस्टर्न यूरोप की ये रशिया के साथ। तो इसको जरा नुएंस्ड वे में देखना चाहिए कि हाँ लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट जरूर हो सकता है, उसके परिणाम ये रशिया के लिए नेगेटिव हो सकती हैं, लेकिन रशियन कैलकुलेशन मेरे ख्याल में ये है कि ये जो शॉर्ट टर्म जो है कि ये जो यूक्रेन की जो समस्या है उससे निपट लें, उसके बाद लेट अस नेगोशिएट। अब आपने सुना होगा जो लेटेस्ट न्यूज है कि रूस ने कहा है कि वो यूक्रेन के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है मिन्स्क में। जी जी, पहली बार उन्होंने कहा है कि वी आर ओपन टू ए डायलॉग। तो इसका मतलब ये है कि फ्रॉम द मिलिट्री एक्शन दे आर लुकिंग फॉर अ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, कि जो उनके जो डिमांड्स हैं, मिनिमम डिमांड्स हैं, उसको जरूर मीट करना चाहेंगे। और एज आई सेड कि अल्टीमेटली उनका ऑब्जेक्टिव है कि एक नया यूरोपियन ऑर्डर होना चाहिए जिसमें कि रूस का जो प्लेस है वो रिकॉग्नाइज हो। जो ये क्राइसिस है, इस क्राइसिस में जो यूक्रेन ने कहा है कि मैं तो पूरी तरीके से अकेला पड़ गया हूं, अगर उनको ये उम्मीद थी कि अमेरिका उनकी मदद करेगा, नेटो कंट्रीज उनकी मदद करेंगे, तो वो देश तो यूक्रेन की मदद करने के लिए नहीं है, सिर्फ सैंक्शन लगाया। तो क्या इससे जो अमेरिका की जो ताकत दुनिया के अंदर मानी जाती थी, क्या वो एक्सपोज नहीं हुई? कि नहीं, देखिए ना तो रूस ना अमेरिका, they would certainly not want to risk a nuclear war. तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, ये मिसकैलकुलेशन भी हो सकती है। तो मैं सोचता हूं कि ये जो निर्णय लिया गया है कि हम यूक्रेन में जाके हम नहीं लड़ेंगे डायरेक्टली रशियन ट्रूप्स के साथ, ये पहले ही से मालूम था कि ये नहीं होने वाला है। पहले ही से अमेरिका ने और वेस्टर्न यूरोप में ने कह दिया था कि हम लड़ने नहीं जाएंगे, वहां पे सपोर्ट करेंगे, आर्म्स देंगे, लेकिन हम वहां पे सोल्जर्स को बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं रखेंगे। लेकिन आप सही कर रहे हैं कि एक तरह से दिस इज ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ shall I say the weakness of the United States and Western Europe who have not been able to resist this. लेकिन मैं सोचता हूं कि एक इसमें दूसरा भी फैक्टर है जी, और दूसरा फैक्टर शायद हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जो इन्होंने कार्रवाई की है उसके तुरंत पहले पेचिंग में जो ओलंपिक गेम्स हो रही थी और पुतिन गए थे पेचिंग में, आप अगर उनकी जॉइंट स्टेटमेंट देखिए जो इश्यू हुई थी फरवरी 4 को, तो उससे पता चलता है कि इन अ सेंस वो रशिया वाज ट्राइंग टू मेक श्योर कि एक फ्लैंक उनका बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए बिफोर दे डू दिस। तो चाइनीज जो कंप्लिसिटी है इन एनेबलिंग रशिया टू more comfortably go ahead with this operation, वो शायद उभर के नहीं आएगी, लेकिन उभर के आनी चाहिए, क्योंकि इसमें कंप्लिसिटी है चीन की। क्यों कंप्लिसिटी है और उनके लिए क्या महत्व है इसके लिए? क्योंकि अगर यूनाइटेड स्टेट्स अगर यूरोप में फंस जाते हैं और यूरोप में रशिया के साथ उनकी कॉन्फ्रंटेशन होती है, तो वो जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है उनकी, उसका क्या होगा? दो फ्रंट पे तो नहीं लड़ाई कर सकते हैं, कन्फ्रंट कर सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इसका फायदा किसको हुआ है? सबसे ज्यादा फायदा इसका मेरे ख्याल में चीन का हुआ है, और वो इससे जरूर वो देख रहे हैं कि इससे उनके लिए अवसर बन रहा है
खास करके अगर ताइवान हो या वो अपना जो इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करना चाहते हैं एशिया में भारत के अगेंस्ट भी, इसकी संभावनाएं बढ़ गई। तो ये जो पार्ट है ना, ये शायद जैसे मैंने कहा कि ये ऊपर उभर के नहीं आया है, लेकिन हमारे लिए ये मैं सोचता हूं कि ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही है। अगर रूस को वर्ल्ड पावर, दुनिया के वर्ल्ड पावर अगर रोक नहीं पाते हैं, तो जैसा आपने इशारा किया, कल चीन इसी का उदाहरण लेते, इसी प्रेसिडेंस को लेते हुए भारत से कह सकता है कि भाई हमारी जमीन आपके कब्जे में, हम उसको लेना चाहते हैं, या जो बॉर्डर है ये बॉर्डर जस्टिफाइड नहीं है, हम अंदर घुस के आ सकते हैं। ये खतरा तो है। हाँ, ये खतरा तो है, खतरा तो है। और देखिए, दोनों रूस और चीन, हो सकता है कि ये परसेप्शन उनकी जो हो सो गलत हो, लेकिन परसेप्शन ये है कि जो जिस तरह का एक अवसर बना है दोनों देशों के लिए अपने इंटरेस्ट को एक्सपैंड करने के लिए, शायद ये अवसर बाद में नहीं आएगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बहुत वीक पोजीशन में है, उसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी पोलराइज्ड है। आपने देखा कि अफगानिस्तान में क्या हुआ। हालांकि ये कह सकते हैं कि जो अमेरिकन पावर है, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका इज स्टिल द मोस्ट फॉर्मिडेबल मिलिट्री पावर इन द वर्ल्ड, नो डाउट अबाउट। यस। लेकिन कैपेबिलिटी के साथ साथ वो एक विल टू पावर होना चाहिए। मतलब कि कैपेबिलिटी लेके क्या करेंगे अगर आप उसको इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। तो एक धारणा हो गई है मॉस्को में और बेजिंग में कि हाँ, वो स्ट्रेंथ हो सकता है, लेकिन वो जो विल टू पावर जो पहले थी अमेरिका की, शायद वो उतना ज्यादा दुरुस्त नहीं है। तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव डेवलपमेंट है। मैं सोचता हूं कि ये नेगेटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे जो क्वाड की का जो महत्व है हमारे लिए, जो हमारा जो एक बैलेंस है चाइना के साथ, वो हमारे अगेंस्ट जा रहा है। एक मेरे सवाल जो मेरे दिमाग में है वो ये कि क्या इसका कारण ये भी है कि क्योंकि अमेरिका के अंदर कोई स्ट्रांग लीडरशिप नहीं है, रोनाल्ड रेगन नहीं है, या बिल क्लिंटन जैसे लीडर्स नहीं है, या जॉर्ज बुश जैसे लीडर नहीं है, जो बाइडेन जो कमजोर माने जाते हैं, मॉडरेट माने जाते हैं, बुजुर्ग हैं, या जर्मनी में जैसे एंजेला मर्केल थी, उस तरीके की लीडरशिप आज की तारीख में नहीं है। अगर आप पूरा यूरोप देखें तो यूरोप एक तरीके से लीडरलेस दिखाई पड़ता है, मैक्रो की भी वो हैसियत दिखाई नहीं पड़ती इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। और अगर आप पुतिन की तरफ देखते हैं तो पुतिन, इकोनॉमी उनके देश की बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वे बहुत स्ट्रांग लीडर दिखाई पड़ते हैं। शी जिनपिंग बहुत स्ट्रांग लीडर दिखाई पड़ते हैं। तो क्या ये कमी है जिसकी वजह से अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज रशियन इस चैलेंज को उस तरीके से कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हैं जो करना चाहिए, जो विलिंगनेस की बात आपने की है? बहुत से कारण है। एक तो बाइडेन जो है, ये कहना चाहिए कि शायद उनके ऐसा अनुभवी लीडर शायद यूएस में अभी के काल में नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सालों तक पॉलिटिक्स में रहे हैं, खास करके फॉरेन अफेयर्स में काफी उनका तजुर्बा रहा है। तो एक्सपीरियंस के ख्याल से ये लीडर जो है बहुत सीजन्ड लीडर। लेकिन समस्या ये है कि जो एक यूनिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल यूनिटी और कोहेरेंस होनी चाहिए डोमेस्टिक, वो नहीं है। तो जो रिपब्लिकन पार्टी है और डेमोक्रेटिक पार्टी है, पहले के काल में अगर कोई नेशनल इश्यू होती थी, नेशनल इंटरेस्ट की बात होती थी, तो उस पे बाईपार्टिसनशिप होती थी जी। लेकिन आज की तारीख में वो नहीं दिख रहा है। तो अगर स्ट्रॉन्ग लीडर हो भी, लेकिन अगर सपोर्ट उसकी डोमेस्टिक जो एक सिचुएशन है, अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो उसके लिए मुश्किल हो जाती है। दूसरी चीज ये है कि वन शुड रिकॉग्नाइज कि पिछले कई सालों से जो एक बैलेंस है यूएस के बीच में और रशिया और चाइना के बीच में, वो बैलेंस धीरे धीरे एक रिलेटिव डिक्लाइन हुई है। ये इसमें कोई मैं सोचता हूं कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जैसे हमने कहा कि अमेरिका इज स्टिल दी मोस्ट फॉर्मिडेबल मिलिट्री। सर एक चीज और यहाँ पे कि क्या दुनिया जो है वो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ,
उसके अनुभव से भी उसने सीखा है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जिस तरीके के अलायंसेस थे और एक घटना के बाद से एक वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो गए, तो अमेरिका यूरोप को यह भी लग रहा होगा कि ये यूक्रेन और रूस का मसला है। अगर हम यूक्रेन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो एक बहुत बड़े ग्लोबल वॉर की शुरुआत हो सकती है। क्या ये भी एक कारण समझ में आता है? ये देखिए, ये तो खतरा जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि ये आपकी कैलकुलेशन नहीं भी हो, लेकिन एक्सीडेंट हो सकती है, मिसकैलकुलेशन हो सकती है। कहीं आपने मिसाइल जो आपने फायर किया ये यूक्रेन में, हो सकता है कि वो एक नेटो कंट्री जो बगल में है, हंगरी है या पोलैंड है, उसमें लैंड कर जाए। तो उसको क्या मानेंगे आप कि ये अटैक हुआ है कि नहीं नेटो कंट्री? अगर नेटो कंट्री पे अटैक हुआ है तो आपके लिए ये जरूरी है कि आप उसको रिस्पॉन्ड कीजिए जी। अगर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा तो एक्शन रिएक्शन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो खतरा तो ये बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे दो जो बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर हैं, दे आर इनफैक्ट कन्फ्रंटिंग वन अनदर। तो कोई बीच में कोई बफर नहीं है। तो ये खतरा महसूस कर रहे हैं जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, और अमेरिका भी इसको महसूस कर रही है कि इसमें थोड़ा रिस्ट्रेंट के साथ आगे बढ़ना होगा। अपोज कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि उनके डायरेक्टली उनके साथ कॉन्फ्रंटेशन या भिड़ंत हो जाए जी। जो आप कह रहे हैं, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो एक ऑर्डर बनी थी, इंटरनेशनल ऑर्डर, ये मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, ये तो ऑर्डर कब का वो बिल्कुल आउट ऑफ डेट हो गया। तो वो जो एक स्थिति थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, वो स्थिति काफी साल पहले ही वो स्थिति बदल गई थी। हाँ, ये सही बात है कि कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद कम से कम 20-25 साल तक अमेरिका की जो पावर थी वो बिल्कुल मोनोपोली के ऐसे पावर थी, वो हाइपर पावर थे। लेकिन जो उसके बाद से जो डेवलपमेंट्स हुई, एक तो स्लो डाउन हुआ है इकोनॉमी का यूनाइटेड स्टेट्स में, और चाइना एक बहुत ही बड़ा पावर ऐसा उभर के आया है। तो ये सब जो चेंजेस हुई हैं, इसका तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही इंटरनेशनल ऑर्डर पे, और उसको किसी तरह फ्रीज करके रखने की कोशिश कीजिएगा, वो संभव नहीं। भारत का जो रिस्पॉन्स है उसको आप किस नजर से देखते हैं? जैसे हमने कहा कि देयर आर नो गुड ऑप्शंस फॉर इंडिया, और क्योंकि मैं जो इसका जो एशियन जो इसका इम्प्लीकेशन है वो मैं देख रहा हूं। अभी तो सारा अटेंशन यूरोप पे लगा हुआ है जी। कोई इस तरफ नहीं देख रहा है कि इस फ्लैंक के लिए क्या इसकी इम्प्लीकेशन हो सकती है। मैं इसको देख रहा हूं क्योंकि हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण ये है। तो दो चीजें हो सकती हैं। एक तो जो हमारा रिलेशनशिप है रशिया के साथ जी, एक प्रिविलेज रिलेशनशिप है। हालांकि हमारे यहाँ एक एंजाइटी रही है कि रूस ज्यादा अगेन एंड अगेन ज्यादा क्लोज होते जा रहा है चीन के साथ, लेकिन अगर वो हुआ भी है तो कम से कम जो हमारी मिलिट्री रिलेशनशिप है, जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, और खास करके जो अभी हम उनसे जो कुछ वेपन्स ले रहे हैं, जैसे SS-400 हुआ, टारगेट क्या है, किसके अगेंस्ट हम ये इस्तेमाल करने के लिए ला रहे हैं? चीन के अगेंस्ट। तो ये भी हो सकता है कि अगर चीन और रूस के बीच में अगर जो उनकी अलायंस है और भी सुदृढ़ हो जाए, तो चीन शायद ये भी जानना ये चाहेगा कि रूस कहां पे खड़ा है, उनके साथ अगर पार्टनरशिप है तो ये जो आप प्रिविलेज रिलेशनशिप है इंडिया के साथ, इसको थोड़ा जरा कम कीजिए। उसके लिए भाई उसका भी परिणाम हमारे ऊपर हो सकता है। दूसरी चीज है, जैसे हमने कहा कि अगर ये परसेप्शन है चीन में कि देखो यूक्रेन में हुआ, लेकिन इनके पास वो बल नहीं था कि इसको रोक सके, रूस हमसे वीकर है, ज्यादा कमजोर है जी, हम उससे ज्यादा हमारे पास पावर है, तो अगर ताइवान का इश्यू हो
या साउथ चाइना सी का इश्यू हो, या इंडिया चाइना बॉर्डर का इश्यू है, हो सकता है कि उनमें ये कॉन्फिडेंस हो कि भाई अगर हम कुछ करेंगे तो शायद कोई उसका ये रिएक्शन, मेजर रिएक्शन नहीं हो पाएगा। और ये मैसेज भी जा रहा है कि देखो वहां क्या हो रहा है, उनको नहीं बचा पाए तो ये मत सोचो कि तुमको अगर कुछ होगा तो तुम बच पाओगे, तो हमारे साथ समझौता कर लो, ज्यादा बेहतर है कि तुम हमारे साथ समझौता कर लो, नहीं तो तुम भी आइसोलेटेड हो जाओगे। तो ये जो स्थिति बन रही है ना, ये हमारे लिए अच्छी स्थिति नहीं। और दूसरी चीज है कि अगर आप पर प्रेशर डाला जाए कि आपको एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन लेना चाहिए, जो रूस ने किया है ये यूक्रेन में, तो वो भी आपके लिए मुश्किल होगी, क्योंकि अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है तो आप जो उनकी एक्सपेक्टेशन है उसको एक्सपेक्टेशन को तो आप मीट नहीं कर पाएंगे। तो उधर से भी प्रेशर पड़ेगी, इधर से भी आपको थोड़ा इनिबिटेड होना होगा, और साथ साथ ये भी देखना होगा कि इसका लॉन्गर टर्म जो इम्पैक्ट है खास करके इंडिया चाइना रिलेशन पे वो क्या होगा। तो इसका मतलब ये कि भारत का जो भारत का जो रेस्ट्रेन्ड रिस्पॉन्स है वो सही है और भारत के नेशनल इंटरेस्ट में है। मैं समझता हूं कि कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। देखिए जो लेटेस्ट जो स्टेटमेंट दिया गया है हमारे जो पीआर थे न्यूयॉर्क में, मैं सोचता हूं कि काफी आगे बढ़ के उन्होंने ये इम्प्लिसिटली क्रिटिसाइज किया है। जी, इम्प्लिसिटली क्रिटिसाइज, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब डिप्लोमेटिक प्रोसेस चल रही थी तो ये ठीक नहीं हुआ कि उस प्रोसेस को आपने आगे नहीं बढ़ने दिया और मिलिट्री एक्शन हो गया। तो इसका मतलब यही है ना कि रूस ने ये जो कदम उठाया मिलिट्री फोर्स का, उनको नेगोशिएशन जो है उसको ज्यादा थोड़ा उसको और अवसर देना चाहिए था। और एक तरह से ये जो प्रेशर पड़ रहा है उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए मैं सोचता हूं कि ये जो प्रधानमंत्री ने टेलीफोन से बातचीत की पुतिन के साथ और उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमने कहा कि ये वायलेंस की सेसेशन होनी चाहिए और डिप्लोमेसी पर फिर से वापस आना चाहिए। दिस इज ऑल्सो अ वे कि ये जो प्रेशर हमारे ऊपर पड़ रहा है उसको थोड़ा डिफ्लेक्ट करें, कि ये भी दिखाएं कि देखिए ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, मैं अपना योगदान देने की कोशिश कर रहा हूं इसको सुलझाने के लिए। बिल्कुल। श्याम सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच, इतनी अच्छी बातचीत करने के लिए, चीजों को इतने कायदे से एक्सप्लेन करने। थैंक यू सर, थैंक यू। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।